हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोक प्रशासन का एक नया टॉपिक क्या है। हमारे लोक प्रशासन के सिद्धांतों की सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 सिद्धांतों के बारे में बात कर ली थी। आज हम 5वें सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। सिद्धांत का नाम हमारे नौकरशाही उपागम या नौकरशाही मॉडल। जब नौकरशाही की बात की जाती है तो इसमें हमारे मैक्स वेबर सबसे टॉप पे आते हैं, अर्थात उनके द्वारा बताई गई जो आदर्श नौकरशाही है, जो सभी जगह वास्तविक रूप से लागू तो नहीं हो सकती, लेकिन आदर्श प्रारूप के रूप में तो प्रस्तुत की ही जा सकती है। तो बात करते हैं आज का टॉपिक नौकरशाही उपागम, यानी जिसे नौकरशाही मॉडल भी कहते हैं। तो नौकरशाही जो अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक शब्द होता है ब्यूरो, दूसरा शब्द होता है क्रेसी। ब्यूरो एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है मेज या डेस्क। क्रेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सशक्त होना या शासन करना, मतलब मेज के द्वारा शासन करना, मतलब नौकरशाही मतलब अधिकारियों के द्वारा शासन करना, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कहलाता है। इस प्रकार नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ डेस्क द्वारा शासन या कार्यालय द्वारा शासन हो सकता है। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल के बारे में। तो मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री थे, जिन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रारूप मतलब आइडियल टाइप का विस्तृत वर्णन किया था। उनके अनुसार क्या बताया गया कि उनके अनुसार नौकरशाही क्या होती है, नियुक्त किए गए कर्मचारियों का एक प्रशासनिक समूह होती है। नौकरशाही क्या होती है, नियुक्त किए गए कर्मचारियों का एक प्रशासनिक समूह है। वेबर का मानना था कि किसी संगठन में नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की सभी या कुछ विशेषताएं मौजूद नहीं है। क्या कि यदि आप किसी संगठन में जाते हैं, वे ये समझाना चाहते हैं, जब भी आप किसी संगठन में जाते हैं और संगठन में देखते हैं कि संगठन में नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की सभी या कुछ विशेषताएं मौजूद नहीं है, तो यह उस संगठन की आदर्शता की कमी नहीं है। कि ये ऐसा नहीं है कि संगठन आदर्श नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि संगठन में उन विशेषताओं का नौकरशाहीकरण अभी तक नहीं किया गया है। कि मतलब मैक्स वेबर ने जो आदर्श नौकरशाहीकरण के जो बिंदु बताए थे, उन बिंदुओं का समावेश उस संगठन में अभी तक हुआ नहीं है, यही देखा जा सकता है। फिर मैक्स वेबर ने क्या किया, नौकरशाही को 2 मुख्य दृष्टिकोणों में बांटा। मैक्स वेबर ने क्या किया, नौकरशाही को 2 मुख्य दृष्टिकोणों में बांटा। पहला दृष्टिकोण आता है संगठनात्मक ढांचे के रूप में नौकरशाही, दूसरा आता है वैध विवेकपूर्ण पराधिकार के रूप में नौकरशाही। तो पहला आता है संगठनात्मक ढांचे के रूप में नौकरशाही। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार नौकरशाही एक संगठन के रूप में काम करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है, नौकरशाही एक संगठन के रूप में काम करती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। यह एक विशिष्ट संरचना और कार्यप्रणाली के साथ काम करती है। एक विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के साथ काम करती है। दूसरा दृष्टिकोण हमारे वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में नौकरशाही। तो इस दृष्टिकोण में नौकरशाही को कानूनी शक्तियां प्राप्त होती है। व्यक्ति इन कानूनी शक्तियों को देखकर ही इसके आदेशों को स्वीकार करते हैं। यह वैधानिक तार्किक प्राधिकार पर आधारित होती है। यह नौकरशाही क्या होती है, ये वैधानिक तार्किक प्राधिकार पर आधारित होती है, लीगल रैशनल अथॉरिटी पर आधारित होती है। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर की जो आदर्श नौकरशाही है, तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मैक्स वेबर ने क्या क्या बताया। मैक्स वेबर ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आदर्श नौकरशाही की उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बताई। देखते हैं कौन कौन सी। पहली आती कार्यों की निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का स्वरूप अस्थायी प्रकृति का नहीं होता। मैक्स वेबर ने क्या बताया कि नौकरशाही का स्वरूप क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का नहीं होता। ये निरंतर और स्थायी रूप से शासकीय कार्यों को संचालित करती है। नौकरशाही क्या करती है, निरंतर और स्थायी रूप से शासकीय कार्यों को संचालित करती रहती है। दूसरा फिक्स नियम, जो मतलब निश्चित नियम या फिक्स्ड रूल्स की बात करें, तो नौकरशाही में प्रत्येक कार्य निश्चित नियमों और विनियमों द्वारा संचालित होता है। नौकरशाही में क्या होता है, प्रत्येक कार्य निश्चित नियमों और विनियमों के द्वारा संचालित होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वे इन अधिकारों का प्रयोग एक निश्चित सीमा में रह के ही कर सकते हैं। तीसरी विशेषता आती है हमारी सरकारी संसाधनों पर कर्मचारियों का अस्वामित्व। कि जो हमारे सरकारी संसाधन होते हैं उन पर कर्मचारियों का अस्वामित्व की बात करें, तो संगठन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के साधन, संसाधन और उपकरण प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इन पर कर्मचारियों का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है। क्या, जैसे पेंसिल, रबर, कंप्यूटर और बहुत सारे संसाधन जो कर्मचारियों को या कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाते हैं, तो कार्मिकों का इन पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है। संगठन की संपत्ति संघ कर्मचारी की निजी संपत्ति से अलग होती है।
फिर आता है लिखित दस्तावेज, रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो नौकरशाही का प्रत्येक कार्य और निर्णय लिखित रूप में होता है। क्या नौकरशाही का प्रत्येक कार्य और निर्णय क्या होता है? लिखित रूप में होता है। और ये लिखित दस्तावेज भविष्य के संदर्भ और जवाबदेही के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ये लिखित दस्तावेज क्या होते हैं? भविष्य के संदर्भ और जवाबदेही के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। पांचवी विशेषता आती है पदानुक्रम या हायरार्की। पदानुक्रम या हायरार्की की बात करें तो प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है। क्या होता है? प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है। प्रत्येक पद के कार्य और उत्तरदायित्व क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेश देना और अधीनस्थों के द्वारा उन आदेशों को स्वीकार करना पदानुक्रम का ही एक लक्षण होता है। क्या? उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश देना और अधीनस्थों के द्वारा उन आदेशों को स्वीकार करना क्या होता है? पदानुक्रम का एक लक्षण होता है। छठी विशेषता आती है हमारी योग्यता आधारित चयन। क्या आती है? योग्यता आधारित चयन की बात करें तो नौकरशाही में प्रवेश करने के जो इच्छुक अभ्यर्थी है उनको नियमानुसार योग्यता परीक्षा का या फिर भर्ती प्रक्रिया का सामना करना होता है। चयन पूरी तरह से योग्यता और कौशल पर आधारित होता है। जो हमारी नौकरशाही होती है तो नौकरशाही में चयन किस तरह से होता है? योग्यता और कौशल पर आधारित होता है। फिर निश्चित पारिश्रमिक मतलब फिक्स रेम्यूनरेशन। प्रत्येक कार्मिक को अपने पद, योग्यता और अनुभव के आधार पर क्या किया जाता है? प्रत्येक कार्मिक को अपने पद और योग्यता और अनुभव के आधार पर निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त पेंशन, भत्ते जैसी अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। जो हमारे वेतन है तो वेतन के अतिरिक्त पेंशन और भत्ते जैसे अन्य सुविधाएं भी इसके अंतर्गत दी जाती हैं। फिर आती है तटस्थता, ईमानदारी, कार्यकुशलता। तो नौकरशाही में कार्मिक व्यक्तिगत पसंद नापसंद को वरीयता दिए बिना कार्य करते हैं। वे कार्यकुशलता और ईमानदारी के साथ अपने कार्यालय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। नवी विशेषता आती है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। तो नौकरशाही में कार्यालयों के द्वारा कार्य संचालन निश्चित प्रक्रियाओं और नियमों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। नौकरशाही में क्या होता है? कार्यालय द्वारा कार्य संचालन निश्चित प्रक्रियाओं और नियमों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें हमारे व्यक्तिगत संबंधों के बजाय औपचारिक नियमों का पालन किया जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत संबंधों के बजाय क्या होता है? औपचारिक नियमों का पालन किया जाता है। 10वीं विशेषता आती है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो संगठन के कार्यों को विशिष्ट भागों में विभाजित किया जाता है। क्या होता है? संगठन के कार्यों को विशिष्ट भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है, जिससे क्या होता है? दक्षता बढ़ती है। ये तो हमारी 10 विशेषताएं थी नौकरशाही की, जो हमारे मैक्स वेबर ने बताई थी। आपको एक बार वापस बता दें कौन कौन सी विशेषताएं। पहली विशेषता आती है कार्यों की निरंतरता। दूसरी आती है निश्चित नियम। तीसरी सरकारी संसाधनों पर कर्मचारियों का अस्वामित्व। चौथा लिखित दस्तावेज। पांचवा पदानुक्रम। छठा आता हमारी योग्यता आधारित चयन। सातवां आता निश्चित पारिश्रमिक। आठवां आता हमारा तटस्थता, ईमानदारी, कार्यकुशलता। नौवां आती है हमारी औपचारिकता। 10वां आता है हमारा कार्य विभाजन। हमारी 10 विशेषताएं हैं जो हमारी नौकरशाही की होनी चाहिए। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर की नौकरशाही है तो इसकी आलोचनाएं भी की जाती है। क्या मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की आलोचनाएं की जाती है? देखते हैं इसके बारे में। तो मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही हालांकि दक्षता और तर्कसंगतता पर आधारित है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी कई आलोचनाएं की गई। जैसे पहला नियम आता है, इसकी आलोचना आती है पार्किंसन के नियम के रूप में। तो सी नॉर्थकोट पार्किंसन ने अपने पार्किंसन नियम में तर्क दिया कि नौकरशाही में काम का विस्तार किया जाता है। क्या नौकरशाही में क्या काम का विस्तार होता जाता है ताकि उसमें भरने के लिए अधिक कर्मचारी की आवश्यकता पड़े। कि जब भी नौकरशाही की बात करते हैं तो नौकरशाही क्या है? अपनी संख्या में बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। उनका कथन ये है कि नौकरशाही अपने कार्यों में एक निश्चित प्रतिशत, जैसे कि हमारे 5 में 75% एक आदर्श परसेंट बताए, इसकी वृद्धि बता करके कार्मिकों की संख्या बढ़ाती रहती है। नौकरशाही हमेशा कहती रहती है काम ज़्यादा है कर्मचारी कम है, काम ज़्यादा है कर्मचारी कम है। तो हमेशा बताती है कर्मचारी कितने 75% बढ़ाया जाए, जबकि वास्तविकता में कार्य की मात्रा में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी बताई जाती है। यह क्या हमारे कर्मचारी की संख्या में अनावश्यक वृद्धि और अक्षमता को दिखाता है कि जबरदस्ती कर्मचारी की संख्या में को बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा हमारे आलोचना आती है एंथोनी डाउन्स का व्यक्तिगत सेवा निष्ठा नियम। एंथोनी डाउन्स का क्या व्यक्तिगत सेवा निष्ठा नियम की बात करें तो एंथोनी डाउन्स के अनुसार नौकरशाही के सभी पदाधिकारी अपनी नौकरी, वेतन, पदोन्नति आदि को दांव पर लगाकर संगठन के प्रति अत्यधिक निष्ठा का परिचय देते हैं। कि यदि नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही में किसी भी कर्मचारी को कहा जाए कि आपको ये काम करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपको वेतन कम किया जा सकता है, आपको डिमोशन किया जा सकता है। तो यदि ऐसी चीज़ों को दांव पे लगा दिया जाए तो जो नौकरशाही है वो क्या अधिक निष्ठा का परिचय देते हैं। यदि ऐसा न हो
तो अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए विभाग के आकार में वृद्धि करते रहते हैं, जिससे संगठन की दक्षता क्या होती है, प्रभावित होती है। जिससे क्या होता है, संगठन की दक्षता प्रभावित होती है। एक और आलोचना आती है हमारे पीटर सिद्धांत के रूप में। पीटर सिद्धांत हमारे 1969 में आया था। पीटर सिद्धांत की बात करें तो लॉरेंस जी पीटर के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही के भीतर कर्मचारी अपनी अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होते रहते हैं। क्या? अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होते रहते हैं जब तक वो काम करना बंद नहीं कर देते। इसका अर्थ यह है कि एक सक्षम कर्मचारी तब तक पदोन्नत होता रहता है जब तक उस पद पर ना पहुंच जाए जहां पर वो अक्षम साबित हो। परिणाम स्वरूप नौकरशाही पदानुक्रम की आड़ में अपनी अक्षमता को बढ़ाती रहती है। मतलब बार बार प्रमोशन, उसको इतना बार प्रमोशन दिया जाता है जिससे ये हो कि एक बार तो वह ऐसे पद पर पहुंच जाता है कि जिस पद के वो लायक नहीं होता है। तो नौकरशाहीकरण में ऐसा ही होता है। फिर कार्लाइल के अनुसार नौकरशाही, थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय उत्पाद कहा था। थॉमस कार्लाइल ने क्या कहा था? नौकरशाही को महाद्वीपीय उत्पाद कहा। और यह नौकरशाही की व्यापकता और नकारात्मक प्रभावों पर उनके जो निराशावादी दृष्टिकोण है उसको दिखाता है। अब हम देखेंगे कार्ल पॉपर के अनुसार नौकरशाही। कार्ल पॉपर के अनुसार देखें नौकरशाही के बारे में, तो कार्ल पॉपर ने नौकरशाही को लोहे के पिंजड़ा कहा था। क्या? कार्ल पॉपर ने क्या कहा? नौकरशाही को लोहे का पिंजड़ा कहा। यह हमारे मैक्स वेबर के ही अवधारणा पर आधारित है, जिसमें क्या आधुनिक समाज में तर्कसंगतता और नियमों के अत्यधिक बोलबाले के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता का दम घुटता है। तो नौकरशाही की उन्होंने एक तरह की आलोचना की और कहा कि इस नौकरशाही की वजह से जो आधुनिक समाज में तर्कसंगतता और नियमों के अत्यधिक बोलबाले की वजह से क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता का दम घुटने लगता है। फिर थॉमसन के अनुसार नौकरशाही की बात करें तो विक्टर थॉमसन ने नौकरशाही को ब्यूरोपैथोलॉजी के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ क्या है कि नौकरशाही में कुछ ऐसे रोग संबंधी विशेषताएं जैसे हमारे नियम उन्मुखता, कठोरता, रचनात्मकता की कमी विकसित हो जाती है जो उसकी दक्षता को कम करती है। तो इस तरह हमने देखा नौकरशाही के अंदर बहुत सारी कमी बताई गई। जैसे आपको ब्रीफ में बता दें कौन कौन सी क्या है। जैसे एक आलोचना हमारे पार्किंसन का नियम था, दूसरा था हमारा एंथोनी डाउन्स का व्यक्तिगत सेवा निष्ठा का नियम, तीसरा पीटर सिद्धांत, चौथा हमारा कार्लाइल के अनुसार नौकरशाही, पांचवा कार्ल पॉपर के अनुसार नौकरशाही, छठा थॉमसन के अनुसार नौकरशाही। अब आता हमारे विकासशील देशों में मैक्स वेबर के जो मॉडल है इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल जो हमारा औद्योगिक समाजों के लिए विकसित किया गया था, विकासशील देशों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि विकासशील देशों में ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। पहला आता हमारा सवाल में राज्य की प्रकृति में अंतर। तो मैक्स वेबर का जो मॉडल है मुख्य रूप से नियामकीय जो राज्य होते हैं, पुलिस स्टेट्स, इनकी स्थापना के संदर्भ में था, जहाँ पे सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना और नियमों को लागू करना, वहाँ पे अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। इसके विपरीत वर्तमान में विकासशील देशों में राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करते हैं, जहाँ उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। जहाँ उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, गरीबी कम करना, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना होता है। इसके लिए अधिक लचीले, संवेदनशील और नागरिक उन्मुख प्रशासन की आवश्यकता होती है। दूसरा आता पदानुक्रम बनाम लचीलापन। मैक्स वेबर का जो मॉडल है एक कठोर पदानुक्रम आधारित संगठन का समर्थन करता है। जो मैक्स वेबर का मॉडल है ये क्या करता है, एक कठोर पदानुक्रम आधारित संगठन का समर्थन करता है, जहाँ हमारे शक्ति और नियंत्रण शीर्ष पर केंद्रित होते हैं। जहाँ पे क्या होता है, शक्ति और नियंत्रण क्या होते हैं, शीर्ष पर केंद्रित होते हैं। हालांकि वर्तमान विकासशील देशों में दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए पदानुक्रम के स्तरों को कम करने और संगठनात्मक संरचना को अधिक लचीला बनाने पर बल दिया जा रहा है। तीसरी आती है हमारे तटस्थता और अनामता बनाम सहयोग। क्या तटस्थता बनाम अनामता बनाम सहयोग की बात करें तो मैक्स वेबर का मॉडल तटस्थता और अनामता का समर्थन करता है। मैक्स वेबर का जो मॉडल है वो क्या करता है, तटस्थता और अनामता का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि हमारे अधिकारी व्यक्तिगत भावनाओं या फिर राजनीतिक दबावों के बिना नियमों के अनुसार काम करें। कि जो हमारे अधिकारी हैं ये क्या करें, व्यक्तिगत भावनाओं या फिर राजनीतिक दबावों के बिना नियमों के अनुसार कार्य करें। इसके विपरीत देखें तो विकासशील देशों में प्रशासन और राजनीतिज्ञ अक्सर मिलकर क्या है, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन करते हैं। विकासशील देशों में क्या, प्रशासन और जो हमारे राजनीतिज्ञ दोनों मिलकर क्या करते हैं, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन करते हैं।
प्रभावी शासन के लिए इन दोनों के बीच समन्वय और सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथी आती है हमारी वर्तमान प्रासंगिकताएं देख रहे हैं इसकी, जनसंपर्क और जनभागीदारी की उपेक्षा। तो वर्तमान में सरकारी उपक्रमों, अभियानों और योजनाओं की सफलता जनसंपर्क और जनसहभागिता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वेबर ने अपने मॉडल में इन महत्वपूर्ण विशेषताओं का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, जो हमारे आधुनिक विकासशील देशों के प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है कि कौन सी जनसंपर्क और जनसहभागिता तो होनी ही चाहिए। पांचवी आती है हमारी निर्व्यक्तिकता बनाम मूल्य उन्मुखता। तो वेबर के मॉडल में निर्व्यक्तिकता को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जिसका अर्थ क्या है कि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन बिना किसी व्यक्तिगत भेदभाव के किया जाना चाहिए, कि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया बिना किसी व्यक्तिगत भेदभाव के किया जाना चाहिए। हालांकि विकासशील देशों में प्रशासन से अक्सर अपेक्षा की जाती है कि वह केवल नियमों का पालन करे, बल्कि मूल्य उन्मुख होकर काम भी करे, जिसमें हमारे सामाजिक न्याय, समानता और नागरिकों के कल्याण जैसे मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने नौकरशाही मॉडल, जो हमारा मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल था, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रासंगिकता, उनकी आलोचना, इन सब के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।